हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे। आज से हम पढ़ेंगे सिविक्स। 10th क्लास की सिविक्स पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को। फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। मैं पूरा चैप्टर आज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। आई होप जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो ये चैप्टर आपको समझ में आए और अच्छा लगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं। सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, शेयरिंग पावर्स। पहले बेल्जियम, इसके बारे में बताया गया है कि बेल्जियम और श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे हुई। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं ताकि मैं आराम से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बेल्जियम क्या है? इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जिसके बॉर्डर किस किस को टच हो रहे हैं? फ्रांस से टच हो रहे हैं, द नेदरलैंड से टच हो रहे हैं, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। एरिया इसका कितना है? स्मॉलर देन स्टेट ऑफ हरियाणा। इंडिया के स्टेट है जो हरियाणा, उससे भी कम इसके पास एरिया है। अब पॉपुलेशन का बताया गया। पॉपुलेशन कितनी है? लिटिल ओवर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। अबाउट द हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन है 2 करोड़ और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? मोर देन 1 करोड़, मतलब आधी ही होगी हरियाणा से। ओके, चलिए अब इसमें जो लोग रह रहे हैं वो क्या है? चलिए 59% लोग कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश में रहते हैं। 59% लिव्स इन रीजन फ्लेमिश। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच। 40% कहाँ? 40% वोलोनिया में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? ये बोलते हैं फ्रेंच। और रिमेनिंग जो 1% बेल्जियंस हैं वो बोलते हैं जर्मन। मतलब 3 पार्ट्स में बट गए हैं ये लोग। 59% फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं जो डच बोलते हैं, 40% वोलोनिया में रह रहे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और रिमेनिंग जो 1% है वो क्या बोल रही है? जर्मन। आगे इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच एंड वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। अब यहाँ चेंज हो गया। यहाँ तो 59% लोग डच बोल रहे थे और 40% क्या बोल रहे थे? फ्रेंच। लेकिन जो कैपिटल है वहाँ 80% लोग बोल रहे हैं फ्रेंच और 20% बोल रहे हैं डच। ये कैपिटल है किसकी? बेल्जियम की, ब्रुसेल्स। यहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। अब क्या था? द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग। जो फ्रेंच बोलते हैं पूरी कंट्री में तो कितना परसेंट बोल रहे हैं फ्रेंच? 40%। ठीक है, तो कह रहे हैं जो माइनॉरिटी है जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो कैसी है? वो कम्युनिटी कैसी है? कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल। ये कम्युनिटी पावरफुल है और रिच है। सिर्फ ब्रुसेल्स में ही फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है, लेकिन ऑल ओवर कंट्री में कितने हैं? जैसे फ्लेमिश में 59% डच स्पीकिंग है और 40% ही फ्रेंच बोल रहे हैं। लेकिन ब्रुसेल में चेंज है। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% डच स्पीकिंग है। लेकिन जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो कैसी है? रिच है और पावरफुल है। ठीक है, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s। इनमें क्या हो गया? टेंशन शुरू हो गई। किसको? ब्रुसेल्स को पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए। ठीक है, द टेंशन बिटवीन 2 कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। ब्रुसेल में ये जो दोनों कम्युनिटीज है, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, इसमें टेंशन हो गई। क्यों हो गई? ब्रुसेल presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority into the country but minority in the capital. ये जो डच स्पीकिंग लोग थे इनकी मेजोरिटी कंट्री में तो ज़्यादा थी, लेकिन कैपिटल में ये माइनॉरिटी में थे। मतलब ऑल ओवर कंट्री में डच स्पीकिंग ज़्यादा थे, लेकिन जो कैपिटल है ब्रुसेल में, इसमें डच स्पीकिंग कम थे और फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेल्जियम के बाद हम लेते हैं श्रीलंका का। अब श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अब श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड है, द्वीप है, जो हमारा जो नीचे इंडिया का तमिलनाडु है उससे कुछ किलोमीटर ही दूरी पर है। इट हैज़ 2 करोड़ पीपुल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़, सेम जितनी हरियाणा की है। हरियाणा की भी पॉपुलेशन कितनी बताई मैंने? 2 करोड़। अब आगे है श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी है। इसके 2 ग्रुप बटे हुए हैं। सिन्हाला स्पीकर जो 74% है, तमिल स्पीकर 18% है। अब तमिल स्पीकर में भी
इसके सब ग्रुप है। पहला ग्रुप है श्रीलंकन तमिल्स जो 13% है, और दूसरे कौन से हैं? इंडियन तमिल्स। ठीक है, जो तमिल श्रीलंकन तमिल्स है वो क्या है? तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। ये लोग श्रीलंका के ही हैं। ठीक है, इसीलिए इनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, और ये 13% है। और दूसरे कौन है? इंडियन तमिल्स हैं, जो कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए हैं। ये इंडिया से आए थे, इनके फोर फादर्स। ब्रिटिश टाइम में प्लांटेशन वर्कर के रूप में इनको श्रीलंका लाया गया था और ये यहीं बस गए थे, इसलिए इनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। तो तमिल के भी सब ग्रुप हो गए, एक तो श्रीलंकन तमिल हो गए और दूसरा इंडियन तमिल्स हो गए। ओके, मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट। अब जो सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं वो क्या है? बुद्धिस्ट है, सारे बुद्धिस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए तमिल्स है वो क्या है? या तो हिंदू है या मुस्लिम है। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। बाकी जो 7% है वो क्रिश्चियंस है, जो क्या है? या तो तमिल बोलते हैं या सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखिए आगे, बेल्जियम का ही फिर से ले रहे हैं। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब बेल्जियम में क्योंकि डच स्पीकिंग मेजोरिटी ज़्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने नंबर की मेजोरिटी किस पे डाली? जो फ्रेंच बोल रहे थे और जर्मन स्पीकिंग बोल रहे थे, कि जर्मन स्पीकिंग वालों पर, फ्रेंच स्पीकिंग वालों पर डच वालों ने अपनी न्यूमेरिक जो मेजोरिटी थी वो डालना शुरू कर दिया कि हम रूल करेंगे क्योंकि हम मेजोरिटी में ज़्यादा हैं। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। अब इससे क्या हुआ कि आगे चलकर इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और इसके कारण कंट्री में एक मैसिव पार्टीशन हुआ। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रूसिल। दोनों तरफ के लोग क्या कोशिश करने लग गए, फ्रेंच भी और डच भी, कि ब्रुसेल के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। अब श्रीलंका में क्या हुआ? इन श्रीलंका द सिन्हाला community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। अब क्योंकि श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकिंग ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने अपनी मेजोरिटी इम्पोज करनी शुरू कर दी पूरी कंट्री में। अब आगे हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों कंट्रीज में क्या हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बुक से कराऊंगी क्योंकि मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इसमें समझा दिए लिख के। अब देखिए, अब कह रहा है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन सी वो थी? सिन्हालास। अब क्या हुआ आगे, कैसे वहाँ पे पावर शेयरिंग हुई श्रीलंका में, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में वो एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री खड़ा हुआ। ठीक, द लीडर्स ऑफ द सिन्हालास कम्युनिटी शोड टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अब उन्होंने क्या किया? सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या किया? अपने आप को सिक्योर कर लिया। गवर्नमेंट कैसी बनाई कि सिन्हाला क्योंकि मेजोरिटी में थे तो गवर्नमेंट में भी उन्हें क्या डोमिनेंस चलेगा, तो सब अधिकार किसको दे दिए गए? सिन्हालास को। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? दैट डेमोक्रेटिकली elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। अब जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी उसमें भी सिन्हाला की जो मेजोरिटी आई और सिन्हाला जो सुप्रीम रही, ऊपर रही, दूसरी जो कम्युनिटीज थे उनके सब राइट्स किसको मिल गए? सिन्हालास को दिए गए। इस कारण वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया और आगे क्या हुआ वो हम धीरे धीरे पढ़ ही रहे हैं। चलिए फिर क्या हुआ इससे? In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language। पहले तो क्या कर दिया गया? 1956 में एक एक्ट बनाया गया जिसमें सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया कि सारा ऑफिस का काम किस में होगा? सिन्हाला लैंग्वेज में। ठीक है, द डिसरिगार्डिंग तमिल, और थस डिसरिगार्डिंग तमिल, जो तमिल थे उनको हटा दिया गया। तमिल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज रही नहीं, उसको सेकेंडरी लैंग्वेज बना दिया गया।
and the governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. अब क्या हुआ, जब ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई और तमिल को कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो और जो पॉलिसीज़ के थ्रू क्या हुआ, इस पॉलिसीज़ के थ्रू सिन्हाला में जो बच्चे अप्लाई कर रहे थे सिन्हाला लैंग्वेज में, उनको यूनिवर्सिटी में भी पोजीशंस मिली, जॉब मिली, और जो गवर्नमेंट जॉब्स थे उनमें भी जो सिन्हाला बोल रहे थे, जो लैंग्वेज को जानते थे, उनको अहमियत दी गई। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भी और गवर्नमेंट जॉब में किसको ज़्यादा तवज्जो दी गई, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकिंग वालों को। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब उन्होंने एक और चीज़ कर दी कि वो इस लैंग्वेज को, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका था उसमें भी राइट दिया गया कि सिन्हाला लैंग्वेज को बचा के रखा जाएगा और बुद्धिज्म को भी अपनाया जाएगा। ठीक है, इसको भी पाला पोसा जाएगा। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर। अब एक के बाद एक ऐसे मेजरमेंट आने लगे सिन्हाला स्पीकिंग वालों के लिए। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब श्रीलंकन जो तमिल्स थे वो अपने आप को एलियन समझने लगे। भैया हम तो ऐसे लग रहा है कि दूसरे द्वीप से आके यहाँ बसे हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि एक के बाद एक जो भी वो पॉलिसीज आ रही थी वो सिन्हाला स्पीकिंग वालों के लिए ही आ रही थी। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. अब वो कह रहे थे they felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders, जो बुद्धिस्ट पार्टी को, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी में बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स आए, वो कोई भी उनके लैंग्वेज और कल्चर के लिए सेंसिटिव नहीं था। किनके कल्चर के लिए? तमिलियंस के लिए। जितने भी सिन्हाला लीडर्स आए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी थी और उसमें सिन्हाला लीडर्स आए जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने किसी ने भी तमिलियंस की लैंग्वेज और उनके कल्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट, discriminated against them in getting jobs and other opportunity and ignored their interest। क्या किया उन्होंने क्या महसूस किया? दे फेल्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसमें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आई थी, उन्होंने किसको डिनाई कर दिया? उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट को। किनके इक्वल पॉलिटिकल राइट को? तमिलियंस के। और उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया किसमें? जॉब्स में और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में, और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया। मतलब सारे राइट सब कुछ किसको दे दिए गए? सिन्हाला स्पीकिंग वालों को, जो बुद्धिस्ट थे, और जो तमिलियंस थे उनके इंटरेस्ट, उनकी इक्वल राइट सबको इग्नोर किया गया। और ये तमिल क्या क्या थे? आधे हिंदू थे और आधे मुसलमान थे, और 7% के करीब क्या थे? क्रिश्चियंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट दैट रिलेशंस बिटवीन द सिन्हालास एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस होते थे सिन्हाला और तमिलियंस के बीच में, अलग अलग होने लगे, मतलब इनमें खाई आने लग गई। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जो श्रीलंकन जो तमिल्स थे उन्होंने अपनी पार्टीज खड़ी कर दी, वो स्ट्रगल करने लगे किसके लिए? कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और क्या कहा गया? कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले किसमें? एजुकेशन में और जॉब में। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन जो उनकी मांग थी कि उनको अलग से तमिल, जहाँ तमिल ज़्यादा है वहाँ पे उनकी डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा किया जाए, वो क्या किया गया? बार बार सिन्हाला के द्वारा, सिन्हाला गवर्नमेंट के द्वारा डिनाइड किया गया। वो कह रहे थे कि जो तमिल प्रोविंस है, जहाँ तमिल ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ कम से कम उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल हो, उनको इक्वल राइट मिले किसमें? जॉब में और एजुकेशन में, हर जगह। लेकिन सिन्हाला जो गवर्नमेंट थी वो उनको बार बार डिनाई कर रही थी, उनकी डिमांड्स को नहीं मान रही थी। बाय 1980s सेवरल political organizations were formed demanding an independent Tamil elam in northern and eastern parties in Sri Lanka। अब वो क्या डिमांड करने लगे 1980s में?
कि एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बने, तमिल एलम, ठीक है, किसमें, नदन और ईस्टर्न जो श्रीलंका के पार्ट थे, क्योंकि यहाँ पे ये तमिलियन ज़्यादा थे, तो एक अलग ही इंडिपेंडेंट स्टेट की ये लोग मांग करने लग गए। अब आगे फिर क्या हुआ, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब जो दो ये कम्युनिटीज में जो डिस्ट्रस्ट उत्पन्न हुआ, इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और एक इसमें बदल गया सिविल वॉर में। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। अब जब सिविल वॉर हुआ तो मरेंगे लोग, तो दोनों ही कम्युनिटी से बहुत सारे लोग मर गए। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. अब बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि वो कंट्री छोड़ दें और दूसरी कंट्री में एज ए रिफ्यूजी जैसे रहने लग गए शरणली, और बहुत ने अपनी जिंदगी ही खो दी। यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट 10th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा, अबाउट श्रीलंकन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो श्रीलंकन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिकॉर्ड था बहुत अच्छा था, एजुकेशन बहुत अच्छी थी, हेल्थ बहुत अच्छी थी, लेकिन लड़ाई की वजह से क्या हुआ, बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एंड इट एंडेड इन 2009। और जब इस सिविल वॉर हुआ, इससे उनका पूरा सब पीछे चला गया, सेटबैक हो गया, सोशली भी, कल्चरल भी और इकोनॉमिक लाइफ भी। और ये सब सिविल वॉर कब खत्म हुआ, 2009 में। किसी भी देश के लिए कोई भी वॉर हो अच्छा नहीं होता। लड़ाई होने से क्या होता है, जान माल की तो हानि होती है, इकोनॉमिकली भी वो पीछे हो जाते हैं, फाइनेंशियली भी वीक हो जाते हैं, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और फिर से खड़े होने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी जनरेशन गुजर जाती है। तो वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं। देखो थोड़ा सा डिस्ट्रेस उत्पन्न हुआ कम्युनिटीज़ के बीच में, और उसको एकदम, जो श्रीलंका इतनी अच्छी कंट्री थी, इतना हेल्थ वाइज, कल्चर वाइज, एजुकेशन वाइज आगे बढ़ रही थी, वो एक सिविल वॉर ने उसको लाके फिर से बैक कर दिया और सब चीज़ों में वो पिछड़ गए। चलिए अब हमने श्रीलंका का पढ़ा, अब हम बेल्जियम का पढ़ते हैं, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया, चलिए बेल्जियम लेते हैं। द बेल्जियंस लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। अब बेल्जियंस ने क्या किया, एक अलग पाथ चूज किया, उन्होंने लड़ाई नहीं की। देखो क्या किया उन्होंने, दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन्होंने ये महसूस किया कि इनका जो दूसरे भी जो थे, डच, फ्रेंच और जर्मन, इन सब के इन्होंने अपने अपने उसको कल्चर को और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया, एग्जिस्टेंस को, कि ये भी हैं। बिटवीन 1970s एंड 1993 they amended their constitutions 4 times so as to work out an arrangement that would enable anyone to live together within the same country. अब 1970s में, 1993 में उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जितने भी ये फ्रेंच, डच और जर्मन स्पीकिंग लोग रह रहे थे वो एक ही कंट्री में बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आराम से रह सकें। तो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंडमेंट लाए गए। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। इनके जो अरेंजमेंट्स थे वो जो दूसरी कंट्रीज थे उनसे डिफरेंट थे, एंड इज वेरी इनोवेटिव, और बहुत ही इनोवेटिव थे। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब बेल्जियन मॉडल के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों अच्छे थे। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्ट्रीज शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्योंकि सेंट्रल में हमने पढ़ा था कि डच ज़्यादा थे और फ्रेंच कम थे, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रिस्क्राइब किया कि जो डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है, उनको इक्वल राइट मिलेंगे गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। हमने बताया कि ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे लेकिन डच स्पीकिंग कम थे, लेकिन ओवरऑल कंट्री में डच स्पीकिंग ज़्यादा थे और फ्रेंच स्पीकिंग कम थी। तो उन्होंने ये क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों को ही, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग को इक्वल राइट दिया जाए। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. और कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए कि मेजोरिटी मेंबर के जो ग्रुप हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। Thus, no single community can make decisions unilaterally, ताकि कोई भी ग्रुप, कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेला डिसीजन ना ले, ठीक है। कि जब डिसीजन लेना हो तो जो दोनों लैंग्वेज है उनके लोग उस चीज़ के बारे में डिसीजन ले। आगे है, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब जो 2 रीजन है कंट्री के, उसमें जो पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो बराबर बांट दी गई।
द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं थी, कि सबऑर्डिनेट के जो नियम थे वो इस पे स्टेट गवर्नमेंट पे लागू नहीं हो रहे थे, इनके अपने इंडिपेंडेंट काम करने के तरीके थे। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। अब ब्रुसेल्स में मैंने बताया ना फ्रेंच ज़्यादा थे, डच कम थे, तो ब्रुसेल्स में भी क्या किया गया कि बराबर बराबर सेपरेट बराबर बराबर रिप्रेजेंटेटिव रखे गए दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग वालों के, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के बराबर रिप्रेजेंटेटिव रखे गए ब्रुसेल्स में भी। एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फ्रेंच ने भी मतलब ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग लोगों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट किया, क्योंकि डच स्पीकिंग वालों ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इनका इक्वल रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट किया था। तो दोनों की जो रिप्रेजेंटेशन थी ब्रुसेल्स में भी इक्वल थी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल थी, और ये दोनों ही लैंग्वेज स्पीकिंग वालों ने, फ्रेंच स्पीकिंग वालों ने और डच स्पीकिंग वालों ने एक्सेप्ट की। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड गवर्नमेंट भी इन्होंने बनाई, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, और उसको क्या नाम दिया गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, फ्रेंच, डच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी जो एक ही लैंग्वेज के लोग उसको चलाएंगे, या डच स्पीकिंग होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग होंगे और जर्मन स्पीकिंग होंगे, कोई मैटर नहीं करता वो कहाँ रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और ये गवर्नमेंट जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये कौन से इशू देखेगी? कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड इशू देखेगी। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप क्या देखेंगे कि जो बेल्जियन मॉडल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इवन द पीपल लिविंग इन द बेल्जियम। ये बेल्जियम के जो लोग वहाँ रह रहे हैं उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल, लेकिन जो ये अरेंजमेंट किए गए बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया सो फार अब तक। दे हैड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी। जो दो मेजर कम्युनिटीज थी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, इनके बीच में जो तनाव था उसको इन्होंने अवॉइड किया, कम किया, या दरार थी इसको कम किया। एंड अ पॉसिबल डिसीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स, और एक पॉसिबिलिटी दोनों जो लिंग्विस्टिक लाइन्स थी उनको कम किया और दोनों को समान रखा। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. जब यूरोपियन कंट्री पास आई और उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया तो ब्रुसेल्स में उनका हेडक्वार्टर रखा गया, ब्रुसेल्स में उन कंट्रीज का हेडक्वार्टर बना। चलिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। आप आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। दो रीजन दिए गए हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। क्या कारण थे कि पावर शेयरिंग दोनों उसमें हुई, किसमें? श्रीलंका में भी और अपने बेल्जियम में भी। पहला था पहला क्या था? पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी था? ताकि जो सोशल ग्रुप्स थे, जो भी सोशल ग्रुप्स हैं, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सोशल कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है? या तो वायलेंस होता है, हिंसा होती है, या जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, जो गवर्नमेंट होती है वो गिरा दी जाती है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर आपको पॉलिटिकल ऑर्डर कायम रखना है तो स्टेबिलिटी कंट्री में होनी बहुत ज़रूरी है। जब कंट्री में स्थिरता रहेगी तभी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो स्थिर रहेगी। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनकी विल को जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर इम्पोज करना, ये ऑप्शन कुछ समय के लिए तो अट्रैक्टिव हो सकता है, आकर्षक लग सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल सकता। इट डिटरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन। अगर आपको नेशन में यूनिटी लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों ही ग्रुप्स, जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, उनमें यूनिटी लाने के लिए पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, तभी नेशन में यूनिटी आएगी। ठीक है।
Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings reign to the majority as well. टायरेनी कई जगह हम यूज़ करते हैं अत्याचार के लिए, कई जगह हम यूज़ करते हैं ऑटोक्रेसी, कि मेजोरिटी की अगर ऑटोक्रेसी क्या करती है, जो माइनॉरिटी है उसको दबाती है, मतलब अपना वो वजूद कायम रखने के लिए वो माइनॉरिटी को दबाएगी, ठीक है, ऑप्रेस करेगी, ठीक है, और इसके लिए वो मतलब माइनॉरिटी ही नहीं, मतलब उसकी हालत ख़राब होगी, इससे जो मेजोरिटी है उसका भी रेन हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक नेशन में सारे सोशल ग्रुप अहमियत रखते हैं, हर कम्युनिटी अहमियत रखती है। अगर कोई मेजोरिटी में है कोई कम्युनिटी और वो माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी को दबाएगी, उसके साथ अत्याचार करेगी, तो क्या होगा, साथ में मेजोरिटी के साथ भी वैसे ही होने की संभावना रहेगी, मेजोरिटी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। तो प्रोग्रेस करने के लिए, नेशन में यूनिटी रखने के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरा लेते हैं, देयर इज अ सेकेंड, दूसरा कारण क्या है, डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। दूसरा डीपर रीजन क्या है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए, पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, स्पिरिट है। क्यों? अ डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। अगर पावर शेयरिंग होगी तो किनको अफेक्ट करेगी, जो इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो इसको मान रहे हैं, ठीक है, विद हुज अफेक्टेड बाय, अच्छा, विद हुज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स अफेक्ट। एक तो जो उसको एक्सरसाइज इसकी कर रहे हैं उसको अफेक्ट करेगी, और किनको करेगी, जो इन इफेक्ट्स के साथ रह रहा है। मान ले गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, मेजोरिटी में कोई है कम्युनिटी, उसने कोई रूल बनाया या कोई लॉ पास किया, तो जो पास कर रहा है उसके ऊपर तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही। जिनके लिए पास किया जा रहा है, जिनके लिए ये रूल पास किया जा रहा है, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। मतलब जो उसको लागू कर रहा है उसके ऊपर भी, और जो जिनके ऊपर लागू हो रहा है उनके ऊपर भी, दोनों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। पीपुल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। पीपुल के पास ये अधिकार है, राइट है, कि वो ये कोशिश करें कि वो कैसे गवर्न हो। गवर्न का मतलब कि उनके लिए कौन कौन से लॉज बने, कौन कौन से रूल्स बने, जिनसे उनकी जो लाइफ है अपलिफ्ट हो, खराब ना हो, ऊपर उठे। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. अब एक legitimate government क्या होनी चाहिए कि जिसमें जो उसके सिटीजन है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और उस सिस्टम का हिस्सा बन सकें, ठीक है, तभी तो अच्छी गवर्नमेंट चलेगी। लेट्स कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मोरल। अब जो फर्स्ट जो कारण था वो था प्रूडेंशियल, और जो दूसरा है ये है मोरल। गवर्नमेंट के लिए यह तो जरूरी है और ये उसका मोरल करने का काम है, ठीक है। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मोरल रीजन emphasizes द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। क्योंकि पहला वाला पावर शेयरिंग का जो बताया गया पहला रीजन वो प्रूडेंशियल है, कारण कि पावर शेयरिंग से क्या होगे, बेटर आउटकम्स आएंगे, ठीक है। और जो दूसरा रीजन दिया गया है उसका मोरल रीजन है। इसमें क्या है कि जो पावर शेयरिंग है वो वैल्यूएबल रहेगी लोगों के लिए जब गवर्नमेंट इसको इम्पोज करेगी। तो पहला रीजन को हमने प्रूडेंशियल रीजन बोला है और दूसरे रीजन को हमने क्या बोला है, मोरल रीजन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या क्या हैं, चलिए स्टार्ट करें, यहाँ से शुरू करते हैं हम। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। जो आजकल की जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसके कई फॉर्म्स है। लेट्स लुक एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। इनमें से कुछ हमें देखने को मिलते हैं। पहला है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनमें पावर शेयर की जाती है। इन तीनों ही ऑर्गन में पावर शेयरिंग चलती है। तीन ऑर्गन गवर्नमेंट के कौन कौन से बता दी मैंने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेट्स कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर
शेयरिंग, ये पावर शेयरिंग कैसे होती है? हॉरिजॉन्टली होती है। जैसे बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। ये जो ऑर्गन्स हैं इनको सेम लेवल पे रखा जाता है डिफरेंट डिफरेंट पावर देके। सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इनको ऐसे रखा जाता है, ऐसे इंश्योर किया जाता है कि किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना हो, कि हर एक ऑर्गन का एक दूसरे के ऊपर चेक हो ताकि वो उस पावर का मिसयूज ना कर सके। अब एग्जाम्पल दिया, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, कि हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है। मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को करेगा, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, अब देखो बताया गया द रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के ऑफिशियल पावर यूज करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, और स्टेट असेंबलीज में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी पावर्स को यूज करने के लिए, कि उनके ऊपर चेक होता है। हम असेंबली के वो भेजते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, एमएलएज और पार्लियामेंट में एमपीज भेजते हैं, और इनके ऊपर चेक कौन रखते हैं? हम ही लोग चेक रखते हैं कि ये जो हमने इनको राइट दिया वहाँ जाके हमारी प्रॉब्लम्स को बताएंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इन्होंने वो काम किया या नहीं किया। अब देखिए, सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। अब जज को कौन अपॉइंट करता है? ये जुडिशरी ऑर्गन आ गया, इसको अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव। कौन अपॉइंट करते हैं? एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, दे कैन चेक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय लेजिस्लेटर। अब इनको अपॉइंट तो किया किसने? एग्जीक्यूटिव ने। और लेकिन जजेस क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव के लिए क्या बनाएंगे? लॉज बनाएंगे और उनको चेक करेंगे कि इन लॉज का ये जो एग्जीक्यूटिव है ठीक से पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। हो गया एक दूसरे के ऊपर चेक। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इस सिस्टम को क्या कहेंगे? इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम लोग? चेक्स एंड बैलेंसेस। समझ में आ गया? इससे क्या होता है कि पावर का मिसयूज नहीं होता, एक दूसरे पे वो लोग चेक रखते हैं। सेकंड पॉइंट है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब गवर्नमेंट में भी जो पावर है वो डिफरेंट लेवल पर शेयर्ड होती है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। आपको पता है जनरल इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन किसके लिए होते हैं? पूरी कंट्री के लिए। और असेंबली इलेक्शंस किसके लिए होते हैं? स्टेट्स के लिए। तो इसमें जनरल गवर्नमेंट की बात की गई है, मतलब पूरी कंट्री की बात की गई है। गवर्नमेंट्स एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल सच एज जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में हम इसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्री। और जो प्रोविजनल और रीजनल लेवल पे जो पार्टी होती है उसको हम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जानते हैं। इन इंडिया वी कॉल दम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम उनको क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। अब ये सिस्टम हर एक कंट्री में फॉलो नहीं होता है। देर आर मेनी कंट्रीज वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स, कई कंट्रीज है हमारे जैसे, वेयर देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है, इनकी अलग अलग पार्ट्स को बताया गया है कि इनको क्या क्या पार्ट्स दी जाएंगी। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका। अब देखो, बेल्जियम में तो जो पावर दी गई थी उन्होंने मानी, लेकिन श्रीलंका ने उसको रिफ्यूज कर दिया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। इसको क्या कहेंगे? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। अब स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या होता है कि नीचे भी और लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल हो जाएंगे? म्यूनिसिपैलिटी वाले हो जाएंगे, पंचायत। म्यूनिसिपैलिटी टाउन के लिए हो जाएगा और पंचायत किसके लिए हो जाएगा? गाँव के लिए। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के भी पावर को फिर नीचे ले जाया जाएगा, किसमें? म्यूनिसिपैलिटी में, टाउन के हिसाब से। और टाउन से भी नीचे फिर गांव में आ जाएंगे पंचायत। तो पावर शेयर होगी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट्स में बटी, स्टेट्स के बाद म्यूनिसिपैलिटी में बटी, हर एक स्टेट की म्यूनिसिपैलिटी होगी और फिर हर एक गाँव की होगी। ठीक है, तो पहले होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में भी होगी म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। हो गई यहाँ हर एक लेवल में पावर शेयरिंग।
Let's call division of parts involving higher and lower level of the government vertically division of parts. अब ये वर्टिकली ये पावर भी डिवीजन होगी, सेंट्रल, स्टेट, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट है पावर्स में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप. अब पावर्स डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी शेयर की जाती हैं, सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम. अब हमने बेल्जियम में पढ़ा था कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में. वो कौन सी वो उसको पावर्स थी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लिए, कि उनके लिए लॉज बनाएगी. रिलीजियस होता है धार्मिक और लिंग्विस्टिक होता है लैंग्वेज वाले ग्रुप. इट इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट. बेल्जियम का जो था वो एक अच्छा एग्जाम्पल था इस अरेंजमेंट का. इन सम कंट्रीज देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट. कई कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट भी होते हैं वेयर बाय सोशल वीकर सेक्शन एंड वुमन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जहाँ जो वीकर सेक्शन है, औरतों को मतलब औरतें और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं जैसे ST SC, बैकवर्ड क्लास, और औरतों को भी उनका रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाने के लिए उनको स्पेशल राइट और पावर्स दी जाती हैं. लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी इन द असेंबली एंड द पार्लियामेंट इन आवर कंट्री. पिछले उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट में और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबलीज में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें रिजर्व्ड सीट्स रखी गई थी. कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व सीट रखी गई थी किसके लिए, कि इतना परसेंट औरतों के लिए और इतना परसेंट बैकवर्ड ST SC क्लास के लिए, ताकि उनमें केवल ST SC और औरतें ही अपना नॉमिनेशन भरें. मान ले 20% उनको रखा गया, 80% जनरल के लिए रख दिया गया. जो 20% रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी सीट थी उसमें केवल औरतों के लिए और ST SC और बैकवर्ड के लिए वो कोटा रिजर्व रखा गया ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलाइनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट. ये उनके लिए रखा गया था जो अपने आप को कहते हैं भी हम तो एलियन है, या हम एकदम ऐसे लगता है कहीं बाहर से आ गए हैं यहाँ पे, कि हमें पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है. कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा. इसलिए उन लोगों के लिए एक कोटा रिजर्व कर दिया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मतलब मान ले एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सीट्स हैं, उसमें एक औरत ही खड़ी होगी या ये ST SC वाला ही खड़ा होगा, तो कुछ कोटा रिजर्व कर दिया जाता है औरतों के लिए, ठीक है, या ST SC और बैकवर्ड क्लास के लिए, ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें. उनका भी नुमाइंदा पार्लियामेंट में या असेंबली में आके, नोट पार्लियामेंट, जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनमें आके अपना योगदान दे सके. अगला पॉइंट है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. अब पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट और कहाँ होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी होता है, प्रेशर ग्रुप्स में भी होता है और मूवमेंट्स में भी होता है. चलिए, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, ताकि वो इनको कंट्रोल कर सकें और इन्फ्लुएंस कर सकें अपने, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट आती है लोगों की चुनी हुई तो उसको इन्फ्लुएंस कर सकें अपना काम करवाने के लिए. इनको प्रेशर ग्रुप कहते हैं, ठीक है. इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर्स. अब इसमें जब हम देखते हैं डेमोक्रेसी में बहुत सारे कंटेंडर्स खड़े होते हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए. इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज. और इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पार्टी के डिफरेंट कंटेंडर्स खड़े होते हैं और कंपटीशन होता है कि कौन जीते, और हर एक ग्रुप सपोर्ट करता है अपने अपने कंटेंडर को, ठीक है. सच कंपटीशन एंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. ये क्या इंश्योर करता है कि पावर एक हाथ में ना रहे. इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स. कई बार ये जो पावर है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में और डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोगों में, सोशल ग्रुप में ये पावर शेयर होती है. समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन. कई बार ये पावर क्या होती है, एक पार्टी में नहीं कई पार्टियों में है जो अलायंस करती हैं और वो जीतती हैं, उनमें ये पावर शेयर होती है. जैसे हमने अब की बात भी देखा और हमने पहले भी देखा जब चंद्रशेखर थे और मनमोहन की सरकार थी, ठीक है, इनमें अलायंस NDA वगैरह बना था, ठीक है. इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी हुई थी और हर एक की आइडियोलॉजी अलग अलग थी, लेकिन उन्होंने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ा था और अलायंस गवर्नमेंट बनाई थी
तो वो पावर शेयर इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में हुई। सिर्फ कांग्रेस में ये पावर नहीं गई, जो और पार्टीज उसके अलायंस में थी उनको भी ये पावर गई, उन्होंने भी पावर को शेयर किया क्योंकि उनके मिनिस्टर्स भी उसमें थे गवर्नमेंट फॉर्म करने में। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। मैंने बोला ना, अगर ये अलायंस जो करते हैं इलेक्शन से पहले और जीत जाते हैं तो इनकी गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट, एंड थस शेयर पावर, और ये पावर शेयर करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी we find interest groups such as those of traders, businessmen and industrialist, farmer, industrialist workers। इसमें हम और इंटरेस्ट ग्रुप किस किस का देख सकते हैं, कौन कौन इसमें ग्रुप शामिल होते हैं, ट्रेडर्स शामिल होते हैं, बिजनेसमैन शामिल होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल होते हैं, फार्मर शामिल होते हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर शामिल होते हैं। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, ये भी गवर्नमेंट की पावर में शेयर रखते हैं अपना, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कमिटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या तो वो जो इनके कमेटी होते हैं इसमें होते हैं, या इन्फ्लुएंस लाते हैं जब ये पार्टीज जैसे कोलिशन गवर्नमेंट जब कोई भी लॉ या कुछ बनाती है तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरी टीचिंग इंटरेस्टिंग लग रही है, समझ में आ रही है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।